12th ओसीएम का पेपर तुम्हारा 15th को होने वाला है ना। उसके अंदर इंपॉर्टेंट 80 मार्क्स के अंदर क्या क्या आएगा और कैसे अपन उसको टैकल कर सकते हैं वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज योर लास्ट डे रिवीजन, वेलकम यू ऑल, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को समझना है कि 80 में से 80 कैसे अपन ला सकते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल है कि सर आपको कितने मार्क्स गारंटीड मिलने वाले हैं, है ना। देखो 20 मार्क तो ये गारंटीड है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में से आने वाले हैं। इसके लिए करना क्या, जितने भी आपके चैप्टर्स के नीचे एक्सरसाइज दिए वाली है ना, उस एक्सरसाइज को पढ़ के चले जाओ, दैट्स इट, है ना। इतना अगर एक्सरसाइज आपने पढ़ लिया, उसके सारी क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपके 20 मार्क्स पक्के। ओके, उसके बाद साथ ही साथ एक्सरसाइज के अंदर आपके एक्सप्लेन द टर्म्स और केस सिनारियो वाले क्वेश्चंस भी दिए, है ना। तो केस सिनारियो वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको 6 मार्क मिलना बहुत ही इजी बात है, तो ये 6 मार्क भी आपके स्कोर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी आपका एक्सप्लेन द टर्म्स वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपके यहाँ पे भी और क्या है 8 मार्क जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। तो 14 मार्क्स आपको और इस तरीके से मिलना बहुत ही क्या है इजी बात है। 20 मार्क्स आपके एक एक मार्क के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के नीचे से ही आने, है ना, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स में ले लो। और साथ ही साथ आपके केस सिनारियोज और एक्सप्लेन द टर्म्स वाले 14 मार्क्स आप जो है वो अगेन एक्सरसाइज के अंदर जितना दिया है उतना भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका टोटल 34 मार्क्स का बात, है ना। देखो भाई पेपर है 80 मार्क का, उसमें से अगर 34 मार्क्स आ गए तो तुम लोग क्या हो गए, पास हो गए विद द 54%, है ना। 20 मार्क तो कॉलेज वाले तुम्हारे दे ही देंगे, यस और नो। यस, चलो इतना क्लियर है। 34 मार्क्स एक्सरसाइज के नीचे के क्वेश्चंस करने, है ना। आज जाके घर पे आराम से पूरे ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो, उसके अंदर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अपन ना इंपॉर्टेंट बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन है उनको टाइम देंगे और वो मार्क्स स्कोर करने की अपन कोशिश करने वाले पूरी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए बनता है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना। ये अगेन एक जो है वो आपको 4 मार्क को आएगा, उसमें से आपको लिखने कोई भी 3 है, टोटल 12 मार्क का सवाल बनता है ना। अभी इसके अंदर जो 4 आने वाले हैं वो सिर्फ 3 ही चैप्टर से बिलोंग करते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, है ना। उसके आगे कहीं और सवाल आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, राइट। तो अपने को क्या करना है, अभी अपन इसके बारे में बात करने वाले, ये 12 मार्क्स स्कोर करने का आज अपन काम करेंगे इस वीडियो के अंदर, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन पे पूरा फोकस करेंगे, सारे ही डिस्टिंग्विश बिटवीन अपन डिस्कस कर लेंगे और फटाफट ये आपके 12 मार्क अपन क्या कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। मैंने तुमको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दिया है, वो तो अपन देखेंगे ही देखेंगे, सारे ही जितने भी डिस्टिंग्विश। चलो आ जाते हैं, ओके चलो बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में। देखो चैप्टर नंबर 2 से ये आपके जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए है दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, इसमें से कोई भी एक आना पक्का है, या तो वो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, या तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग होगा, स्टाफिंग डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कुछ भी होगा, इधर से उधर उधर से इधर किधर का भी कॉम्बिनेशन वो लोग बना सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 तो आपको याद करके ही जाना है, इसमें कोई चांस है क्या, नहीं है। इसके आपके पक्के 4 मार्क है, और बहुत बार तो मतलब ऐसा भी हुआ है कि ये 2 पूछे गए तो मतलब 8 मार्क के लिए भी आ जाए, तो आपको दोनों भी लिखने आ सके, ठीक है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, कोई भी आपका मार्क यहाँ पे कट होने वाला है क्या, नहीं, तो ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मीनिंग। प्लानिंग किसे बोलेंगे, प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड करना अपने को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसको करने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब डिफाइन करो, ग्रुपिंग करो, मतलब कौन कौन से एक्टिविटीज अपने को परफॉर्म करने हैं, वो एक्टिविटीज कौन करने वाला है, उनको एक जगह लेके आओ। उनको अथॉरिटीज डिवाइड करो, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करो, डिवाइड करो, यानी कि जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या करो, काम बांट दो, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, अभी जो काम करने के लिए लगने वाले लोग हैं उनका क्या करो, अपॉइंटमेंट करो, उनका सिलेक्शन करो, उनको जो है वो ट्रेनिंग दो, उनको नॉलेज डेवलपमेंट करो, ठीक है, उनको कॉम्पेंसेशन दो, मतलब उनकी पगार दो। ये सारा ही फंक्शन किसका है, स्टाफिंग का काम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टाफिंग करने के बाद में उनको क्या देना पड़ेगा, आपको डायरेक्शंस, गाइडेंस देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, काम में आपकी क्या गलतियां है, ठीक है। और उनको टोटली अपन इंस्पिरेशन दे रहे बोलो या लीडरशिप वगैरह अपन उनको क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब जितने भी आपके ग्रुप अपन ने यहाँ पे क्रिएट किए, जितने भी आपके एम्प्लॉइज यहाँ पे है, उन सबको क्या करो, उन सबको एक साथ में मिल के काम करने के लिए लेके आओ, है ना, जिससे अपना जो कॉमन गोल है उसको अपन क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है ना। उनको ऐसे एक्शंस में अपने को एक जगह लेके आना है, यूनिटी ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि अपना जो कॉमन गोल है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज योर कंट्रोलिंग।
ओके जितने भी आपका प्लानिंग है, जो भी आपकी प्रोसेस आपने डिसाइड करी है, वो प्रोसेस बराबर से हो रहा है या नहीं, ये चेक करना मतलब कंट्रोलिंग। ओके जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है और जो भी आपका एक्चुअल रिजल्ट है, इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करो और इनको एक करने की आप यहाँ पे कोशिश करो कि जो आपने सोचा था वही आपको क्या हो रहा है, एक्चुअली रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं या नहीं, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। कंपेयर योर एक्चुअल रिजल्ट्स विद द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड क्लोज देम टुगेदर। ये आपका क्या हो गया, सबसे पहला मीनिंग वाला पॉइंट। देखो इंपॉर्टेंट जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे ही आपके क्वेश्चन आंसर्स में आने चाहिए। ठीक है, ग्रुपिंग बोलो, डिफाइनिंग बोलो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट हो गया, या इंस्पिरेशन, लीडरशिप है, ओके एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन वगैरह है, डिजायर्ड रिजल्ट्स विद एक्चुअल रिजल्ट्स का कंपैरिजन है, ये कीवर्ड्स आपके पॉइंट्स में आने चाहिए। और बेसिस लिखना इज कंपलसरी, बेसिस लिखना बिल्कुल भी भूलना है कि आपको नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑब्जेक्टिव। ओके प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि गोल को डिसाइड करना और उसको कैसे अचीव करना है वो डिसाइड करना। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ योर लेट्स से ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो भाई, आइडेंटिफाई कर रहे हो और सभी रिसोर्सेस को एक जगह लेके आ रहे हो कि जो भी आपका प्लान है उसको पूरा करने के लिए कौन सी चीजें लगने वाली है उनको एक जगह लेके आओ। देन स्टाफिंग के अंदर क्या करोगे, आप लोगों का अपॉइंटमेंट करोगे, सही पर्सन सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल करवाना चाहिए। ये हो गया आपका कीवर्ड कि राइट पीपल एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, ये आपके कीवर्ड से होने ही चाहिए आंसर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका लेट से डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्शन दे रहे, अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनको, कि आपको किस तरीके से काम करना है, सही ढंग क्या है, सही तरीका क्या है किसी भी काम को पूरा करने का, वो आप यहाँ पे उनको बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका कोऑर्डिनेटिंग के अंदर क्या बोला है कि भाई सभी लोगों के बीच में हार्मोनी लेके आना, टू इंश्योर द हार्मोनी ऑफ एफर्ट्स। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं एक गोल के लिए, एक चीज को अचीव करने के लिए सब लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज योर कोऑर्डिनेटिंग। सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, स्मूथली सब लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। एंड कंट्रोलिंग के अंदर अपन क्या बोलने वाले कि यहाँ पे अपन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू अवर प्लान, ये देखने का अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन योर कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दैट इज एरिया ऑफ फंक्शन। प्लानिंग किस एरिया में होता है या प्लानिंग अपन कहां पे करते हैं, प्लानिंग करना है अपने को जिससे अपन क्या कर सके, अपने गोल्स डिसाइड कर सके, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि अपने को किस तरीके से अपने गोल को क्या करना है, अचीव करना है। अपन कौन से ऐसे मेथड्स लगाने वाले, कौन सी ऐसी प्रोसेस लगाने वाले जिससे अपना गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अपना जो बेस्ट प्लान है वो अपने को यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है इन द प्लानिंग फंक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे एक्टिविटीज का कि अपने को क्या क्या परफॉर्म करना है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन लोग उसको मिलके करने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपन लोगों को क्या करेंगे, काम बांट देंगे, असाइनिंग द वर्क, है ना। और इनके बीच में अपन एक अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाएंगे, मतलब हायरार्की होना चाहिए, कौन किसका बॉस है ये अपन ने इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज योर स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या होता है, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन वगैरह, ये सारे काम किसके अंदर होंगे, स्टाफिंग के अंदर होंगे। डायरेक्टिंग के अंदर आता है आपका इंस्ट्रक्शन देना, गाइडिंग देना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना और लोगों को मोटिवेट करना काम करने के लिए। एंड कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आता है दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन सब के बीच में इंटीग्रेशन लाना है, यानी कि इन सबको एक करना, इन सबके एफर्ट्स मिलके होने चाहिए, है ना। सिर्फ कोई भी एक लेवल काम कर रहा है, दूसरा लेवल काम नहीं करता, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन का काम क्या है कि सभी लेवल्स को एक जगह लेके आना, है ना, ये उनका मेन काम है। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर मेन काम क्या है, मेन काम है कि अपना जो भी गोल है उसको, अपने जो भी मेथड स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क है उसको सेट करना कि अपने को काम किस तरीके से करना चाहिए। देन चेक करना कि क्या अपन ने सच में वैसे ही काम किया है, और अगर सच में वैसे काम हुआ है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो क्या करो, ऐसे करेक्टिव स्टेप्स लो जिससे वो काम अपन ने जैसा सोचा है वैसा ही क्या हो जाएगा, परफॉर्म कर दिया जाएगा। राइट, सबसे पहले क्या बोला, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करो, देन उसके बाद में अपने जो एक्चुअल वर्क है उसको चेक करो, देन उन दोनों को कंपेयर करो, कुछ भी अगर करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं तो फिर करेक्टिव स्टेप्स लो। ये किसका काम है, कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला है फैक्टर्स। ओके, सिंपल सा पॉइंट है, ये आप बिल्कुल भी लिख के आ सकते हो। प्लानिंग फंक्शन के अंदर कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी फैक्टर्स किए जाएंगे। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है, सभी चीजें आपको देखना जरूरी है, यानी कि अपने घर में भी झांको और लोगों के घर में भी
झांको, दोनों भी काम यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी फैक्टर्स आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर आपको जो है मोस्टली कंसर्न है इंटरनल फैक्टर के अंदर, मतलब आपके एम्प्लॉइज क्या करते हैं वो देखना जरूरी है, ना कि लोगों के एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं वो देखना है, ठीक है। तो आपके एम्प्लॉइज किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो वेल एजुकेटेड है, क्या उनको टाइम पे ट्रेनिंग दिया गया है या नहीं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर मेन कंसर्न जो है वो इंटरनल फैक्टर से होता है, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग हैं उनसे अपने को डायरेक्शन देना है। अपन बाहर वालों को ज्ञान नहीं बांट सकते। ऐसा हुआ कि अपन जो है वो बाजू वाले के बच्चों को समझा रहे पढ़ाई कैसे करते और अपने बच्चे मस्ती करते दुनिया की, तो ये बात बराबर है क्या, नहीं है। तो अपना कंट्रोल किसके ऊपर है, अपने बच्चों के ऊपर है। सो फोकस ऑन यूर चाइल्ड ओनली, नॉट ऑन अदर्स, है ना, ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज सर कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन का फैक्टर क्या है, दैट इज हार्मोनाइजेशन। जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच में क्या करो, एक शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करो, ये उनका मेन काम है ना। सब लोग ना मिल के रहना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, भाईचारा उनके बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग फंक्शन अगेन किसके ऊपर है, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों भी फैक्टर्स को यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं इन केस ऑफ योर कंट्रोलिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज योर ऑर्डर। ऑर्डर भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो होगा आपका प्लानिंग फंक्शन, नेक्स्ट होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दैट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के हिसाब से अपने को पता चलेगा कि अपने को कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि लोगों को वहां पे रिक्रूट करेंगे, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन होने के बाद में क्या किया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा डायरेक्शन, दैट इज ये फॉलो। डायरेक्शन फंक्शन कब होगा, आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, ये होने के बाद में अपन क्या करते हैं, डायरेक्टिंग। अभी डायरेक्टिंग होने के बाद में क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेटिंग। सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, काम कैसे करना है बता दिया, अभी उन लोगों के बीच में क्या बिठाओ, एक चेन क्रिएट कर दो, एक मेल बिठाने का आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट अगेन एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन विच फॉलोज द प्लानिंग। प्लान के अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे लोगों को एक जगह लेके आ रहे हैं। एंड लास्ट आपका होता है दैट इज योर कंट्रोलिंग फंक्शन। जो भी आपने चीजें डिसाइड करी है क्या वो उसी तरीके से हो रही है या नहीं, ये देखना आपका किसका काम है, कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ योर, देखो अभी ये 5 पॉइंट भी अगर आपने एग्जाम में लिख दिया ना तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए बट अपने को 8 में से कितने लिख के आने पॉइंट, 5 ही पॉइंट लिख के आने, ठीक है। देखो 4 मार्क का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है ना, 4 मार्क के लिए आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा, तो 5+4+1 तो दैट इज बेयर मिनिमम, कम से कम इतना तो तुमने लिख के ही आना है ना। 4+1 यस, प्लस अगर तुमको ज्यादा ही कुछ भी आता है तो फिर 4+2 लिखो, दैट इज मैक्स। इससे ज्यादा लिखने में अपना टाइम वेस्ट करने का है क्या, नहीं, राइट। रिसोर्सेस ना, प्लानिंग के अंदर अपने को कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग जो है वो होगा एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अपने पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली अपन प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर क्या होगा, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है अगेन आप उसके अकॉर्डिंगली ही ऑर्गेनाइजिंग करते हो। स्टाफिंग के अंदर अपन जो है ये प्रोसेस पूरा रिलेट करता है आपके ह्यूमन रिसोर्स से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्शन फंक्शन अगेन आपके एम्प्लॉइज के रिलेटेड होता है, ओके। अगेन कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, कंट्रोलिंग फंक्शन भी किसके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के लिए है, कि जिससे अपन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करें और उनका जो भी बेस्ट अचीव अपने को करना है रिजल्ट उसको अपन अचीव करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है अबाउट द नेचर एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट इजी पॉइंट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि इन फंक्शंस के अंदर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, ओके। सो प्लानिंग फंक्शन के अंदर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर आपका टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ओके। और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो किससे डील करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और कॉम्पेंसेशन के बारे में डील करता है। बाकी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है अगेन आपके सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हर एक लेवल को आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। एंड द लास्ट आपका पॉइंट बनता है अबाउट द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आपका टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ये लोग इसके लिए क्या माने जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, ठीक है। यस, एंड लास्ट पॉइंट है नेचर का, देख ही लेता है, ठीक है। प्लानिंग फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस इन नेचर है, चलते ही रहेगा, कभी रुकने वाला है क्या, नहीं रुकने वाला, ओके। डायरेक्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कब से कब होगा,
इट प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड, मतलब जब तक आप सभी रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर लेते, अरेंज नहीं कर लेते, तब तक आपका ये फंक्शन काम करते रहेगा। उसके बाद इसका काम हो गया क्या? यस। स्टाफिंग फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते ही रहेगा। जब भी आपको नया एम्प्लॉय चाहिए आप उसको क्या करोगे? हायर कर लोगे। ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस फंक्शन है, कभी रुकने वाला है क्या? नहीं रुकने वाला। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका कभी रुकता ही नहीं है। ये सभी क्या है? कंटिन्यूअस नेचर के ही फंक्शंस यहाँ पे बोले हुए है ना। सब काम बिल्कुल भी चलते ही रहेंगे, कभी कोई रुकने वाला है क्या? नहीं रुकने वाला। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक ऐसा है जो कि क्या होता है? पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही होता है। ओके। यस। सो ये आपके यहाँ पे फर्स्ट जो अपने डिस्कस किया फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, जो आपके 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में। इसमें से गारंटेड एक आने वाला है, 4 मार्क आपके यहाँ पे हो जाते हैं पूरे पक्के, है ना। आपको इसमें से कोई भी 5 पॉइंट याद करने हैं 8 में। चलो चैप्टर नंबर 4 का अपन बात कर रहे हैं अबाउट द सबसे पहले इंश्योरेंस, है ना। तो लास्ट इसमें यार इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो एक्सपेक्टेड है कि इंश्योरेंस यहाँ पे पूछ लिया जाए। ओके। सो देखते हैं इंश्योरेंस की ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है या नहीं, है ना। मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैंने तुमको ये लिस्ट दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक तो है ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में या बैंक्स के बारे में, यही 3 यहाँ से बनते हैं। ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, पहले लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का डिस्कस कर लेंगे एंड बैंक, ये तीनों भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलो आ जाओ। सबसे पहला इंश्योरेंस के केस में अपने को बताया मीनिंग के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस किसका लिया जाएगा? पर्टिकुलर किसी पर्सन के डेथ का या मैच्योरिटी। मतलब भाई आपको लाइफ इंश्योरेंस में पैसा कब मिलेगा? अगर कोई पर्सन मर गया या फिर वो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है वो क्या हो गया? मैच्योर हो गया, लेकिन वो पर्सन मरा क्या? नहीं मरा, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, बट इंसान मरा नहीं, तब भी आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कब होता है? जब अगर समझो कोई भी पर्टिकुलर दुकान के अंदर या घर के अंदर आग लग जाती है और आग लगने से लोगों का नुकसान हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है? फायर इंश्योरेंस से आप क्लेम कर सकते हो। मराइन इंश्योरेंस कहां पे लिया जाता है? जहां पे आप कुछ भी गुड्स जो है वो सी वे के थ्रू, मराइन एरिया के थ्रू यानी कि सीज के थ्रू बेचते हो, है ना, और वो बोट वगैरह जो है वो पानी में डूब जाती है, आपका कुछ भी जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको मराइन इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ठीक है। पॉलिसी कौन लेगा? राइट। जो भी आपका फायर लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इंडिविजुअल लेता है या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स जो है वो लेते हैं। ठीक है। एक पर्सन लेगा, सिंपली बोला जाए तो। नेक्स्ट, आपके फायर इंश्योरेंस के केस में एक इंडिविजुअल जो भी प्रोप्राइटर है या फिर कोई भी बिजनेसमैन अपने गुड्स का, अपने बिजनेस के लायबिलिटी का क्या करता है? यहाँ पे फायर इंश्योरेंस लेता है। सेम इज विद द मराइन के केस में, मराइन इंश्योरेंस के केस में जो भी एक्सपोर्टर्स है या इंपोर्टर्स है या फिर जो भी शिपिंग कंपनीज है वो लोग क्या करती है? मराइन इंश्योरेंस लेती है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट मैटर, इंश्योरेंस में अपन किस चीज को कवर कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अपन कवर करने वाले अपनी लाइफ को। ठीक है। लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर। फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है गुड्स को, असेट्स को, प्रॉपर्टीज को। ठीक है। एंड मराइन इंश्योरेंस के अंदर सेम अपन गुड्स, शिप, कार्गो, फ्रेट, है ना, इन सबको क्या करते हैं? कवर करते हैं इन केस ऑफ मराइन इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बोले आपका यहाँ पे फायदा क्या है? ठीक है। दैट इज लाइफ इंश्योरेंस के केस में देयर मस्ट बी, इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर? आपका लाइफ। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तब आपकी जिंदगी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मतलब इंश्योरेंस लिया तब आप ऑलरेडी मरे वाले थे, तो इंश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं। तो जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तब आप जिंदा होना चाहिए, तो ही लाइफ इंश्योरेंस निकलेगा, वरना निकलने वाला है क्या? नहीं निकलेगा। दैट इज द पॉइंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो एग्जिस्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। फायर इंश्योरेंस के केस में जो है वो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया तब भी, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब, यानी कि आपका जब नुकसान हुआ तब भी। मतलब भाई उस गुड्स में मेरा कुछ ना कुछ पैसा अटका हुआ होना चाहिए ना, मेरा कहीं ना कहीं वहां से नुकसान हो सकता है, ऐसा अगर है तभी उसका इंश्योरेंस कोई भी इंसान लेगा। किसी चीज में मुझे कोई नुकसान ही नहीं है, वो रहे या ना रहे मेरा कुछ नुकसान है क्या? नहीं है, तो उसमें आप इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। लेकिन जब कोई चीज है जिससे मुझे फ्यूचर में बेच के फायदा होगा, तो वहां मेरा क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर ये गुड्स जल गए, अगर ये गुड्स खराब हो गए, तो मेरा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऐसा इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया तब भी होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट आपका जब एक्चुअल में गुड्स लॉस हो गए तब भी आपका वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा देखो इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। अगर समझो कोई गुड्स आपके गोडाउन में पड़े वाले हैं एज अ स्टॉक, है ना, वहां पे आपका बहुत सारा पैसा अटका हुआ है ना, स्टॉक के अंदर, इन्वेंट्री में। अगर वो गुड्स जल गए तो नुकसान किसका होगा?
आपका होगा, आपका लाखों का माल क्या हो गया, जल गया, ठीक है। लेकिन वही समझो ऐसी बात है कि आपके गोडाउन के अंदर बहुत सारा स्टॉक पड़े वाला है ना, लेकिन आपने 2 दिन पहले वो स्टॉक किसी और को बेच दिया था, ओके, और उससे आपको पैसे भी मिल गए या फिर वो आपको पैसे देने वाला है ना, लेकिन उसने डिलीवरी ली कि अपने गुड्स की, अपन ने उसको बोला लेके जाओ तुम्हारा माल यहां से उठेगा, वो बोला ठीक है रहने दो 5 दिन तुम्हारे पास में, बाद में लेके जाऊंगा, और अभी क्या हो गया, गोडाउन में आग लग गई। तो अभी नुकसान हुआ, गोडाउन के अंदर आग लग के, क्या उस नुकसान की भरपाई मैं मांग सकता हूं इंश्योरेंस कंपनी को? नहीं मांग सकता, क्योंकि वो गुड्स मेरे ही नहीं है, उन गुड्स से मुझे कुछ भी फायदा था क्या अभी? नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी उनको बेच दिया है, तो वहां पे मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, राइट। ये पॉइंट है कि फायर इंश्योरेंस के केस में जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब आपका नुकसान होगा तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही आपको फायदा मिलेगा। भाई कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अंधे तरीके से क्लेम नहीं देती है ना, वो लोग भी तो चेक करेंगे कि तुम्हारा कुछ है या नहीं बोल के, ओके, यस। एंड नेक्स्ट इज योर मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस के केस में जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब आपका नुकसान हुआ तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा, क्लेम मिलेगा, राइट। टेन्योर, टेन्योर के केस में इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो एनी नंबर ऑफ ईयर्स का हो सकता है, मतलब कितने भी साल का, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, आप कितने भी साल का क्या ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, है ना। फायर इंश्योरेंस जो है वो जनरली शॉर्ट पीरियड का होता है, यानी कि 1 साल का होता है ना, 1 साल 2 साल ऐसे ही आपको फायर इंश्योरेंस दिया जाएगा। और मराइन इंश्योरेंस तो यार बहुत ही कम टाइम का होता है, यानी कि कुछ दिन का ही होता है या फिर कुछ महीनों का होता है, और मैक्स टू मैक्स 1 साल का हो सकता है, उससे ज्यादा मराइन इंश्योरेंस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन, ओके, कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर कोई पर्सन जो है वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, या फिर ये जो पॉलिसी वो मैच्योर हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, कि नुकसान की भरपाई आपको दी जाएगी। फायर इंश्योरेंस आपको कब दिया जाएगा क्लेम? जब आपका क्या हो गया, आग लगने की वजह से, फायर की वजह से आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तब आपको पैसा मिलेगा। और मराइन इंश्योरेंस में आपको क्लेम कब दिया जाएगा? जब आपका जब भी पॉलिसी का पीरियड है उस केस में अगर कुछ भी आपका लॉस हो जाता है गुड्स का, तब आपको क्या दिया जाएगा, मराइन इंश्योरेंस का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्या आप उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हो? या फिर इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो लॉस आप, मतलब लॉस होने के पहले आपकी जो सिचुएशन, विड्रॉवल्स, अभी करंट अकाउंट से आप कभी भी पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेक, ठीक है। आज तो यार ऑनलाइन के मोड में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोड्स आ चुके हैं विड्रॉवल करने के, ठीक है। सेविंग अकाउंट से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, अगेन चेक चेक से, या जो भी स्लिप है विड्रॉवल स्लिप वगैरह उससे। फिक्स डिपॉजिट से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सर आप इन बैंक अकाउंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? देखो, अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक पासबुक दिया जाएगा, एक चेकबुक दिया जाएगा, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया जाएगा, पे स्लिप वगैरह आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट के केस में आपको पासबुक, चेकबुक और पेन स्लिप वगैरह हम देने वाले हैं, है ना। एंड फिक्स डिपॉजिट के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो है यहाँ पे दिया जाएगा, और कुछ भी आपको मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला, ठीक है। हु टेक्स इट, कौन जो है वो ये अकाउंट ओपन करता है? करंट अकाउंट जनरली ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस जो भी है वो लोग ओपन करते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो भी आपके फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, वेजेस कमाने वाले, सैलरी कमाने वाले जो लोग हैं वो ओपन करते हैं, ठीक है। और जिन भी लोगों के पास में आइडियल कैश पड़े वाली है, ऐसे लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। रेस्ट्रिक्शंस, करंट अकाउंट के केस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपको पैसा खेलने का है वहां पे खेल सकते हो, ठीक है। बट सेविंग अकाउंट के केस में आपके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ऑन द डिपॉजिट और द विड्रॉवल्स, ठीक है। एंड करंट फिक्स डिपॉजिट के केस में जो है वो आप बिल्कुल भी जो है पैसा नहीं मांग सकते बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर फिक्स पीरियड, ओके। और आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, अगर मतलब कम दिया जाएगा अगर आप पैसा क्या करते हो, थोड़ा जल्दी मांग लेते हो, तो ये इसका सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इंटरेस्ट रेट। करंट अकाउंट में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में बिल्कुल भी लो मिलता है, और फिक्स डिपॉजिट में आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जितना ज्यादा टाइम आप वहां पे पैसा रखते हो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। देखो, करंट अकाउंट कंटिन्यूअस नेचर का है, सेविंग अकाउंट कंटिन्यूअस नेचर का है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपका कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है, ये फिक्स टाइम के लिए होता है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी फिक्स मतलब कंटिन्यूअस नेचर नहीं है, एक बार पैसा डाल दिया काम खत्म, ठीक है। यस। फैसिलिटीज, देखो
करंट अकाउंट के केस में आपको ओवरड्रॉन फैसिलिटी दिया जाएगा टेम्पररीली, सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता है। एंड फिक्स डिपॉजिट के केस में ऐसा है कि आप जो है वो आपके एफडी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो अप टू द 90% ऑफ योर अमाउंट, जिसको अपन लोन ऑन एफडी बोल सकते हैं। ये आपके सिंपली 8 पॉइंट, इसमें से आपको कोई भी कितने लिख के आने हैं, 5 लिख के आने के, छोटे छोटे याद कर लो यार, बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बोला अबाउट द फंक्शन। कमर्शियल बैंक करता क्या है? कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू द इंडस्ट्री एंड अदर्स। लोगों से पैसा लो और लोगों को पैसा दो, ये बिचौलिए है, ये इनका काम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है कि मनी सप्लाई को रेगुलरली मॉनिटर करो, है ना। मनी सप्लाई मार्केट में चलता रहना चाहिए, नोट छापो और लोगों को बांटो, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कमर्शियल बैंक प्रिंट नहीं कर सकती, सेंट्रल बैंक प्रिंट कर सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक लोगों से पैसा ले सकती है, सेंट्रल बैंक लोगों से पैसा नहीं ले सकते, राइट। लोन, कमर्शियल बैंक लोगों को लोन बांट सकती है, सेंट्रल बैंक लोगों को लोन नहीं बांट सकती, राइट। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, जनरल पब्लिक को नहीं देंगे, जो दूसरे बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लोन दे सकते हैं, ठीक है। ओनरशिप, अभी जो आपका कमर्शियल बैंक है उसका ओनर या तो कोई प्राइवेट एंटिटी होगा या तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, एजेंसीज होगी, है ना। और आपका जो आरबीआई है, आरबीआई का एक अकेला ओनर कौन है? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, यस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बैंक्स, आरबीआई इंडिया में कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। और कमर्शियल बैंक्स कितने हैं? बहुत सारे, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक मॉनिटरी पॉलिसी बनाता नहीं है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? मॉनिटरी पॉलिसीज बनाता है। भाई साहब ये अगर आ गया ना, पूरे 5 मार्क, बिल्कुल भी आपको वो फुकट की रेवड़ी बांटे जैसा है ना। सुना होगा तुम लोगों ने डायलॉग पिछले कुछ दिनों के अंदर कि फुकट की रेवड़ी जो है वो बांटने की लोग बातें करते हैं। तो अगर बोर्ड ने ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें डाल दिया ना, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? फुकट की रेवड़ी बांटे जैसा काम है ना। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, है ना। ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन बिल्कुल भी आएगा, या तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिस्टिंग्विश जो अपना एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन है वहां पे आ जाए, या तो फिर डिस्टिंग्विश में आ जाए, तो पक्का आएगा ही आएगा, राइट। हाँ, इस पे एग्री डिसएग्री में क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है, ओके, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट वाला। ये जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके, कि आ सकता है। चलो यस, आ जाते हैं अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इजी पॉइंट है, अगेन सबसे बढ़िया, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 4 ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स अपन ने यहाँ पे पढ़े, अबाउट द रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है अबाउट द स्पीड। रोड ट्रांसपोर्ट का स्पीड जो है वो बिल्कुल भी क्या होता है? लिमिटेड होता है, क्योंकि यार इंडिया के रोड बड़े ही अच्छे, बहुत ही अच्छे है ना, इससे ज्यादा अच्छा कोई रोड है क्या इंडिया में? नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज योर रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको कंसिडरेबली स्पीड जो है वो थोड़ी ज्यादा मिलेगी, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा क्या है? ज्यादा है। रेयरली यहाँ पे क्या हो रहा है? आजकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि अपन देखते हैं मैक्सिमम जगह पे क्या हो चुका है? डबल ट्रैक्स आ चुके हैं, ओके, यस। वाटर ट्रांसपोर्ट ये बिल्कुल भी सर आराम की गाड़ी है, स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन चलता है? कासव, पानी के अंदर कासव है ना, बोल के जहाज, जहाज भी क्या है? एकदम बिल्कुल भी स्लो। कासव स्लो होता है तुम्हारे दिमाग के जैसा, लोड करने को इतना टाइम लगा तुमको? हाँ, तैरता है, हो गया। ओ वाओ। चलो एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना गया है, राइट। नेक्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी। भाई सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी किसकी है? देखो रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लिमिटेड सामान लेके जा सकते हो, अगेन आपका जो रेल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आप इनकी ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसा अपन देखते हैं कि रेलवे के थ्रू अपन बहुत सारे कमर्शियल रेलवेज भी चलती है ना, व्हीकल्स वगैरह होते हैं जो सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट करने का क्या करती है? काम करती है, कोयला वगैरह, मालगाड़ी अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन जो है वो ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी इनका है, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें अपन इनके थ्रू भेज सकते हैं, कार्गो शिप्स जिनको अपन बोलते हैं, कई सारे बड़े बड़े कंटेनर्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में अगेन कैपेसिटी क्या है? बिल्कुल भी लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भाई, सबसे पहले खर्चे की बात करेंगे। खर्चा, भाई रोड ट्रांसपोर्ट के केस में खर्चा क्या है? लिमिटेड लगने वाला है ना। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करना पड़ेगा, व्हीकल्स लेने पड़ेंगे, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो अच्छा खासा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे के केस में यार आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेन करना है, रेलवे के गाड़ियां बनानी पड़ेंगी, रेलवे के ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई लगने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? लोखंड से बनती है, फिक्स असेट्स है, एंड बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगने वाला है,
है ना, इन द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स ट्रेन्स एंड स्टेशंस इज वेरी हाई टू, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वाटर वेज के थ्रू अगर अपन बात करें तो यहाँ पे रास्ता कुछ भी बनाना है क्या? नहीं, रास्ता अपने आप बन जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो उसका कॉस्ट अपने को नहीं बियर करना पड़ेगा। लेकिन जो भी शिप वगैरह होती है या शिप के जो भी पार्ट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस होता है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बियर करना आपको पड़ेगा, दैट इज हाईली कॉस्टली। ठीक है, इन केस ऑफ एयरवेज, एयरवेज के केस में अगेन जो रास्ता है वो नेचुरली अवेलेबल है, आपको कोई भी ट्रैक डालना है नहीं, आपको बस क्या बनाना पड़ेगा, आपको रनवे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके ऊपर से वो फ्लाइट क्या कर सके, टेक ऑफ कर सके। ठीक है, एंड द ह्यूज कॉस्ट इज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, वो प्लेन बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द डिस्टर्बेंस, बोले रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर तो यार बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको, डिस्टेंस डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस, रोड ट्रांसपोर्ट से आप कौन सा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हो, है ना। आपका जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उससे आप शॉर्ट या लॉन्ग दोनों भी कवर कर सकते हो। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपन जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है स्पेशली अक्रॉस द कंट्रीज और कंटेनमेंट्स है उन्हीं को अपन कवर करते हैं, है ना। विद इन द इंडिया आप समुद्र से घूमते हो क्या? नहीं घूमते, आप दूसरे कंट्री में जाना है तभी वाटर बेस का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड योर एयर ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। लंबे लंबे दूर अगर अपने कहीं पे जाना है तो बेटर क्या है, मस्त एयर ट्रांसपोर्ट से उड़ के चल जाने का। जहां पे 24 घंटे लगते हैं वहां पे सिर्फ 2 घंटे में आपका क्या हो जाता है, काम हो जाता है। टोटल 22 आवर्स आपके बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द चार्जेस, भाई जितना फास्ट से लेके जाएंगे उतना ज्यादा ये क्या करेंगे, आपको चार्ज भी करेंगे, हो ना। वेरी हाई चार्जेस आर टेकन बाय द एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेट्स से वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बहुत ही लो होते हैं। रेलवे के चार्जेस जो रिलेटिवली लो है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत ही कम खर्चे में इंडिया में क्या चलता है, अपने रेलवे से जो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी अगर मैं बोलूँ तो नांदेड़ से अगर आपको जो है औरंगाबाद जाना है छत्रपति संभाजी नगर, तो 100 रुपए में आपका काम हो जाएगा। अगर आपको नांदेड़ से परभणी जाना है तो 35 रुपए में आपका काम हो जाएगा, है ना। और नांदेड़ से अगर मुंबई जाना है तो आपका काम आई थिंक कुछ 300-400 रुपए में, 300-350 रुपए में आपका मुंबई जाने का काम हो जाता है विद द स्लीपर रिजर्वेशन वाले कोच में। अगर बगैर रिजर्वेशन का जाते हो तो और भी सस्ते में आपका काम हो जाएगा, इससे सस्ते में आप कहीं जाओगे, है ना। नांदेड़ में अगर ऑटो से घूमते हो तो वही 100 रुपए मांगता है, घर से रेलवे स्टेशन लाने को 100 रुपए मांगता है ऑटो वाला। उतने में तो रेलवे स्टेशन से आप कहाँ पहुंच जाएंगे, औरंगाबाद पहुंच जाएंगे भाई। ठीक है, दैट इज द पॉइंट कि भाई रेलवे वाले बहुत ही कम चार्जेस लेते हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर चार्जेस जो है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, हाई हाई चार्जेस यहाँ पे लोग लेते हैं। क्योंकि फ्यूल फ्यूल इनको देखो, फ्यूल की भी स्पेलिंग आती नहीं है ना। फ्यूल के चार्जेस क्या है, बहुत ज्यादा है फूले लिखे फूले, फ्यूल भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डोर टू डोर सर्विस, रोड ट्रांसपोर्ट में डोर टू डोर सर्विस दिया जाएगा। ठीक है, रेलवे में कोई भी डोर टू डोर सर्विस नहीं है, रेलवे तुम्हारे घर तक आती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाटरवेज, जहाज तुम्हारे घर तक आने वाला है क्या? नहीं। एरोप्लेन तुम्हारे घर तक आने वाला है क्या? नहीं, कोई तुम्हारे घर तक नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, रोड ट्रांसपोर्ट आपके घर तक आ सकता है। वो भी कब, जब सरकार ने आपके घर तक रोड बनाया है तब। अगर आपके घर तक रोड ही नहीं होगा तो वो भी आएगा क्या? नहीं आएगा, इसके लिए बहुत बड़ा घर बनाना पड़ता, और अभी जिस घर में रह रहे हो उसको तो पूरा ही तोड़ना पड़ेगा। अरे तुम किसी भी घर में रहते होगे, नांदेड़ में इतना बड़ा बहुत रेयर कोई घर है जिसके ऊपर उतरता होगा कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई हेलीकॉप्टर, किसी की कैपेसिटी नहीं है इतनी। है तुम्हारे कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी? लोगों के पानी के टाके फूट जाएंगे, पहले वो हटा दो वहां से। हम्म, क्या खिलौने वाला बोल रहे क्या? खिलौने वाला हेलीकॉप्टर उतारे क्या बोले, चलता बोल रहे। ओके, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भाई। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आते, देखो रोड ट्रांसपोर्ट के केस में आप एनिमल्स, एनिमल कार्ट्स, मोटरसाइकिल्स, थ्री थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बाय टू व्हीलर, वन व्हीलर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट है, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ो, पैदल पैदल चल दो, ये भी चलेगा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा बोले तो लोग गलत समझते, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, यस, हाँ। नेक्स्ट इज ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट में आप जो है पैसेंजर के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रेन्स और गुड्स के ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स अलग होते हैं और गुड्स ट्रेन्स अलग होती है। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बोट्स, बिग शिप्स वगैरह, लाइनर्स, टैंकर्स वगैरह यूज किए जाएंगे। ओके, एंड इन केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। फटाफट ये पॉइंट्स याद करने भाई, 11 पॉइंट इन्होंने दिए अपने, कोई भी कितने लिख के आने के, 5 5 5 बस, राइट, यस।
अरे तो पढ़ तो लो भाई, ठीक है। सुटेबिलिटी, सुटेबल किसको है ना, आपका रोड ट्रांसपोर्ट सुटेबल है जब आपको गुड्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आते। देखो रोड ट्रांसपोर्ट के केस में आप एनिमल्स, एनिमल कार्ट्स, मोटरसाइकिल्स, थ्री थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बाय टू व्हीलर, वन व्हीलर, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट है, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ो, पैदल पैदल चल दो, ये भी चलेगा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा बोले तो लोग गलत समझते, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यस, हाँ। नेक्स्ट इज ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में आप जो है पैसेंजर के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रेन और गुड्स के ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स अलग होते हैं और गुड्स ट्रेन अलग होती है, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बोट्स, बिग शिप्स वगैरह, लाइनर्स, टैंकर्स वगैरह यूज किए जाएंगे, ओके। एंड इन केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। फटाफट ये पॉइंट्स याद करने भाई, 11 पॉइंट इन्होंने दिए अपने, कोई भी कितने लिख के आने के, 5 5 5 बस, राइट। यस, अरे तो पढ़ तो लो भाई, ठीक है। सुटेबिलिटी, सुटेबल किसको है ना, आपका रोड ट्रांसपोर्ट सुटेबल है जब आपको गुड्स वगैरह जो है वो स्मॉलर क्वांटिटीज में शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं पे भेजाने हैं तो, ठीक है। इन केस ऑफ योर रेलवे ट्रांसपोर्ट सुटेबल कहां पे, जहां पे आपको हेवी गुड्स लार्ज क्वांटिटीज में लॉन्ग डिस्टेंस में भेजने तो ये सुटेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट वो सुटेबल है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हेवी गुड्स एंड मशीनरीज इन लार्ज क्वांटिटीज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दूसरे कंट्रीज को अगर एक्सपोर्ट करना है तो सुटेबल है, ठीक है। एंड योर एयर ट्रांसपोर्ट सुटेबल है जब आपको कोई भी लाइट वेट पेरिशेबल चीजें फास्ट जो है वो भेजनी है किसी भी कंट्री में या ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी भेजनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेफ्टी। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर सेफ्टी बहुत ही लिमिटेड होती है क्योंकि अपन देखते हैं डेली बेसिस पे कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं, ओके। रेलवे के केस में आपके जो वो गुड्स है वो लॉक्ड वेपन्स के अंदर वगैरह रखे जाते हैं, यानी कि जो मालगाड़ी होती है तो आप कोई भी चीज अगर भेजते हो तो उसको ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली लॉक्ड वगैरह करके रेलवे में रखते हैं, पैक वगैरह करके, तो कोई भी टेंशन नहीं है कि आपकी चीजें खराब होगी या कहीं पे चोरी हो सकती है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट के केस में अगेन बहुत ही अच्छे से सेफली इसको पैक किया जाता है, एंड एयर ट्रांसपोर्ट में भी सेम बहुत ही सेफली पैक किया जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स, देखो अभी रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट के केस में एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि पुअर रोड कंडीशंस है इंडिया के अंदर। रेलवे में एक्सीडेंट्स के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, बट अपन देखते हैं कि साल में एक दो तो एक्सीडेंट्स रेलवे के भी हो ही जाते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट के केस में एक्सीडेंट्स के अगेन थोड़े चांसेस क्या है, कम है, और एयर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ही लो चांसेस है किसी भी एक्सीडेंट्स होने के, यानी कि जो लोग इन वेज में ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका मरना थोड़ा कम पॉसिबल है, बट रोड के थ्रू जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका मरना बहुत रेयरली पॉसिबल, मतलब बहुत इजीली पॉसिबल है, मर जाएंगे लोग, वही बोल रहा है ना, बहुत ज्यादा मरने के चांसेस है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मोर इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू द अदर, बाकी जगह पे सब जगह कम है, ठीक है। यस, ओनरशिप, ओके। इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओनरशिप किसके हाथ में होगा, प्राइवेट पार्टीज और गवर्नमेंट दोनों के हाथ में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं वो कौन बनाएगा, प्राइवेट पार्टीज बनाएगी या गवर्नमेंट भी बनाएगी, ठीक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट टोटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों के कंट्रोल में है ना, एंड योर एयर ट्रांसपोर्ट इज अगेन इन द हैंड्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के पास में भी और जनरल पब्लिक के पास में भी इसका क्या है, ओनरशिप अवेलेबल है, राइट। yes, these are the 11 points of your road transport, rail transport, water transport and your air transport. yes, चैप्टर नंबर 4 के 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं, और अभी हम सबसे आखिरी डिस्टिंग्विश बिटवीन में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से तीन एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पक्का आएगा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के ऊपर 4 मार्क के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला अबाउट द मीनिंग। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मीनिंग क्या है, ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, और इसको बनाया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसके लिए इसका नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्योंकि ये काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट कमीशन अगेन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है ना, उनके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर के जो भी लोग हैं उनका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कंज्यूमर्स का तो वो सॉल्व कहां किया जाएगा, एट द स्टेट कमीशन। इसको कौन बनाता है, अगेन स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ये स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, इसके लिए इनका नाम क्या है, स्टेट कमीशन। एंड थर्ड इज योर नेशनल कमीशन, अगेन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ओके, नेशनल लेवल पे जो काम कर रहा है, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया के कहीं के भी कंज्यूमर का सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे किया जा सकता है। इसको बनाया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, और इसके लिए इसका नाम क्या है, नेशनल कमीशन, राइट। अभी सेकंड पॉइंट बनता है यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट कौन होंगे, है ना। जो भी आपका लेट से डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं पर्सन जो कि सिटिंग या फिर रिटायर्ड या फिर क्वालिफाइड जज है किसका,
डिस्ट्रिक्ट जज है ना, ऐसा पर्सन जो कि सिटिंग, रिटायर्ड और क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज है, वो इसका क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ योर स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के केस में जो भी पर्सन सिटिंग या फिर रिटायर्ड या फिर हाई कोर्ट का जज है एट प्रेजेंट, है ना, वो यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। ठीक है। कौन पर्सन जो कि सिटिंग है, रिटायर्ड है या फिर एट प्रेजेंट वो क्या है वहां पे जज है हाई कोर्ट का, राइट, वो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ योर स्टेट कमीशन। नेशनल कमीशन के केस में अगेन ऐसा पर्सन जो कि हु इज और हैज बीन, जो एट प्रेजेंट है या फिर पहले रह चुका है, क्या, सुप्रीम कोर्ट का जज, वही पर्सन क्या बन सकता है यहाँ पे नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट हो सकता है, राइट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस में किसको अपॉइंट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है ना, जो है या फिर रह चुके सिटिंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको अपन यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब जिनको डिग्री मिल चुकी है, भाई आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ स्टेट कमीशन, सिटिंग या फिर रिटायर्ड जो है वो आपका हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और नेशनल कमीशन के केस में इज और हैज बीन है या फिर पहले था सुप्रीम कोर्ट का जज, वो यहाँ पे क्या बन सकता है, नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द मेंबर्स। ओके, कितने मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, कम से कम 2 मेंबर होंगे एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब जो बताया जाएगा, वो कितने बताए जाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने रखने, मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। ठीक है। इन केस ऑफ योर स्टेट कमीशन कम से कम मेंबर कितने होंगे, 4, है ना, और कितने मैक्सिमम रखने हैं वो बताएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन विद द नेशनल कमीशन कम से कम मेंबर कितने होंगे, 4, और उससे ज्यादा कितने रखने हैं वो कौन डिसाइड करेगा, मेंबर्स डिसाइड करेंगे एज में बी प्रिस्क्राइब। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द मेंबरशिप टेन्योर, जो भी मेंबर्स आपने अपॉइंट किए 2 4 4, वो कितने साल के लिए वहां पे होते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन मेंबर्स जो है उनका मेंबरशिप होता है फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स का, है ना, या फिर अप टू द एज ऑफ देयर 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, है ना, या तो उनके टेन्योर को 5 साल खत्म हो जाए या तो उनकी उम्र 65 साल की हो जाए, है ना, जब भी ये दोनों में से कोई भी अचीव हो जाएगा तब उनको वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। यस। इन केस ऑफ योर स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन क्या होता है, देखो यहाँ पे मेंबरशिप का जो टाइम पीरियड कितना है, 5 इयर्स का है, लेकिन यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है ना वो क्या है, अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स है। यहाँ पे एज 65 से कहाँ कर दिया इन्होंने बढ़ा के 67 इयर्स कर दिया है। इन केस ऑफ नेशनल कमीशन मेंबरशिप जो है वो मेंबर्स की होगी अप टू द ईयर ऑफ 5 इयर्स, और एज जो है वो 67 इयर्स का हो जाए। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड 7, मतलब देखो मेंबर्स के केस में 67 इयर्स का यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, और जो प्रेसिडेंट है उसके केस में यहाँ पे 70 इयर्स का इन्होंने क्या बोला है, एज क्राइटेरिया दिया है। तो मतलब कोई भी अगर पर्सन जिसका उम्र, जिसका टाइम पीरियड लेट से 5 साल या फिर एज 70 इयर्स का हो जाएगा, वो वहां पे प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट के लिए एज क्राइटेरिया 65 या 67 है क्या, नहीं है। इन केस ऑफ नेशनल कमीशन वो कितना है, 70 रखा गया है। ठीक है। यस, सबसे ज्यादा यही है, इससे ज्यादा कुछ भी है क्या, नहीं। यस। एरिया कवर्ड। अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसको कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, स्टेट कमीशन स्टेट को कवर करता है, और नेशनल कमीशन पूरे ही कंट्री को कवर करता है। देखो हायरार्की में काम होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना चाहिए, फिर वहां से स्टेट कमीशन में जाना चाहिए, फिर वहां से नेशनल कमीशन में आपको जाना चाहिए, है ना। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, है ना, मतलब मॉनिटरी टर्म्स के हिसाब से ही आपको एंट्री दिया जाएगा, उसके बगैर दिया जाएगा क्या, नहीं। अगर इतना आपका वैल्यू का कुछ भी अगर सर्विस या गुड्स इन्वॉल्व है तभी आप वो जो है वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो, वरना कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, राइट। ये पॉइंट है। देखो मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, ओके, टू एंटरटेन द कंप्लेंट, जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ तक के वैल्यू के ही जो है वो कंप्लेंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर कोई भी 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू की कंप्लेंट है वो डायरेक्टली कहां पे चली जाएगी, स्टेट कमीशन में चली जाएगी, फिर उसको आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते। मतलब 0 to 1 CR का अगर कुछ भी आपका कंप्लेंट है तो वो कहां पे जाएगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास में जाएगा, राइट। और आगे जाके 1 CR से लेके 10 CR तक, 1 CR से लेके 10 CR तक अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जहां पे इन्वॉल्व है उस कंप्लेंट में, कितने की होने चाहिए, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ की होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली कहां पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ स्टेट कमीशन में। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा क्या अगर आपके वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व है तो सीधे ही कहां पे चल जाओ, नेशनल कमीशन में
चले जाओ। यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर की सभी कंप्लेंट्स को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। उससे छोटी अगर कोई भी कंप्लेंट है तो इनके पास लेके आना है क्या, नहीं लेके आना है ना, इनके पास मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन है। 0 to 1 सीआर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्कस होगा, 1 सीआर से 10 सीआर स्टेट कमीशन पे होगा, और 10 सीआर से आगे नेशनल कमीशन पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपील। मतलब सर अगर समझो आपका जो भी ऑर्डर आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, स्टेट कमीशन का, नेशनल कमीशन का, क्या उस ऑर्डर के खिलाफ मैं कहीं और कंप्लेंट कर सकता हूँ, या फिर उस ऑर्डर को मैं अपील कर सकता हूँ कि भाई ये ऑर्डर जो है वो गलत है, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, कि मैं चाहता हूँ कि और इस पे डिस्कशन होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? यस, ये पॉसिबल है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कुछ भी ऑर्डर आता है और आपको पसंद नहीं आता है तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो। अगर स्टेट कमीशन का कुछ भी ऑर्डर आता है वो आपको पसंद नहीं आता है तो आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो, और अगर नेशनल कमीशन का कुछ भी ऑर्डर आपको पसंद नहीं आता है तो लास्ट बचता है आपका सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके से आप आपके ओसीएम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल कि ओसीएम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए जाएंगे। ओके, अपन ने 34 मार्क्स तो ऐसे ही लेके आ गए, है ना, विद द ऑब्जेक्टिव्स। 20 मार्क्स का 1-1 मार्क का क्वेश्चन और 2-2 मार्क के 14 मार्क के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले। और रही बात अपने 12 मार्क की, तो 12 मार्क आपको आने वाले फ्रॉम योर दीज डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना। लास्ट डे रिवीजन वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।